नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, थर्ड वन, और ये हमारे 11th अकाउंटेंसी कैश बुक चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इसके पीछे हमने 2 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, जहां हमने बेसिक के साथ 2 न्यूमेरिकल भी लगाया था। कौन सा बुक का? एस शर्मा का। ये जो बुक हम पिकअप किए हैं, इसके कुछ दिनों के बाद जब बहुत से क्वेश्चन लगा लेंगे तब मूव करेंगे डी गूगल पे भी, बट फिलहाल में हम किससे मतलब होता है न्यूमेरिकल के क्वेश्चन से ना। तो अभी हमने इस बुक का 2 न्यूमेरिकल लगाया था, मैंने आज एक और पिकअप करना चाहा, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा बुक का क्या 4 था, चलो 4 लगाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4, बस ये ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है कि क्वेश्चन किस बुक का है, कहाँ का है। जो वैरायटीज़ हमें मिलता है ट्रांजैक्शंस के लेवल पे, हमें उस पर ध्यान देना होता है। और एक बात देखो, हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि सर इस चैप्टर में जीएसटी वाला पार्ट भी तो है, तो उसके टाइप का न्यूमेरिकल कब पिकअप करेंगे, है ना। याद करो जो पहला न्यूमेरिकल था किस पे था वो सिंगल कॉलम कैश बुक, जहाँ पे ओनली कैश की बात हो रहा था, जो आसान भी था। सेकंड क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 3, वो किस पे था? डबल कॉलम कैश बुक, जहाँ पे कैश और बैंक दोनों एक साथ आ गया था। ये जो सवाल क्वेश्चन 4 मैंने पिकअप किया 3 के जस्ट बाद, वो भी डबल कॉलम कैश बुक पे ही है। और अच्छी बात ये है कि एग्जाम में डबल कॉलम कैश बुक 6 मार्क्स में आ जाता है। तो क्यों हम लोग डबल कॉलम कैश बुक का एक ही न्यूमेरिकल लगाएं अभी फिलहाल विदाउट जीएसटी वाला, एक और लगा के थोड़ा और प्रैक्टिस कर लिया जाए न्यूमेरिकल पे कि डबल कॉलम कैश बुक का न्यूमेरिकल कैसे होता है। उसके बाद हम लोग जीएसटी वाला पार्ट जोड़ेंगे। और बिलीव मी, जब तुम पढ़ो जीएसटी वाला पार्ट जिसमें जोड़ के दिया जाएगा क्वेश्चन के बीच में, तो वो हार्डली 5% सिर्फ है। बाकी 95% वही जो यहाँ पढ़ रहे हो, मतलब जो यहाँ सीखोगे वही तुम्हारा आगे भी रहेगा, जहाँ पे टैक्स वाले बात करेगा, बस उसमें थोड़ा सा 5-10% नया रहता है। वो टैक्स जब ऐड करता है तो उसमें 2-3 टर्म्स बढ़ जाते हैं, बाकी होता वही सब है। तो हम लोग ने अभी तक जितना पढ़ा है कैश बुक के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के लेवल पे, वो यहाँ रिपीट होने वाला है। तो जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन 4, तुम देखोगे ना इसमें बहुत सी चीज़ें रिपीट होगा। हाँ, 2-3 नया भी आ सकता है, तो वहाँ देखा जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझना, एंड जो बेसिक नियम कायदे हैं वो सब मैंने पीछे से पढ़े हुए हैं फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, तो उसको देख कर यहाँ पहुँचना है। अदरवाइज थोड़ा सा वो चीज़ होगा कि भाई बिना बेसिक के जब न्यूमेरिकल लगाते हैं ना, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो समझ नहीं आता। ठीक है, चलो आते हैं। बहुत बड़ा सवाल ये है ना, क्या तुम्हारे एग्जाम में इतना बड़ा सवाल आता है? इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, तो ये ध्यान देना कि तुम्हारे एग्जाम में इतना लंबा सवाल नहीं आता है, उसमें वो कम कर देंगे तुम्हारे टीचर्स। पता है क्या करेंगे, इसमें से हार्डली पिकअप कर लेंगे वो 8-9 ट्रांजैक्शन ली। यहाँ तो मुझे लगता है कम से कम 15-20 हैं, गिनो पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पीछे कितना है 18 ट्रांजैक्शंस हैं। तो एग्जाम में इतना लंबा नहीं आता। बुक है तो इतना मुझे दे दिया है सिखाने के लिए, हम लोग सीखेंगे भी, बट जब एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे लिमिटेड कर देगा। तो इट्स बेटर यहाँ सब सीख लो, ताकि तुम्हें पता तो रहे हर एक वैराइटीज़ में क्या कैसे पोस्ट करते हैं। लेकिन जब एग्जाम बैठते हो तो वहाँ लिमिटेड दिया जाता है, तो वहाँ कोई इशू नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक ऑफ राम एंड कंपनी। तो नाम दिया है ना, तो कैश बुक ऑफ राम एंड कंपनी नाम लिख दो सिर्फ वैसी फॉर्मेलिटी में। उसके बाद ये ध्यान देना, रूल्स वही फॉलो होंगे। कैश बुक, कैश इज एसेट्स, क्या हो गया, चलो यहाँ ध्यान दो, कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करो। अब यहाँ देखो, मैसेज कर रहे कि नहीं छोड़ दो, यहाँ ध्यान दो। अब तो यहाँ पे ईयर और डेट पर लिख लो। क्या ईयर दिया हो? 2022 मई, 2022 मई मंथ। पता है इसे लिखने से क्या होता है, तुम्हें बार बार वो मई लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो डेट है सिर्फ वो लिखना एक एक करके सीक्वेंस वाइज। और फिर से कह रहे हैं हार्ड नहीं है, रूल्स अगर पता है तो कोई गलती नहीं होता। जैसे जब जब कैश बढ़ेगा या बैंक बढ़ेगा तो यहाँ रिकॉर्ड होगा, जब वही कैश या बैंक घटेगा तो रिकॉर्ड कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में। अब पढ़ते हैं, पढ़ो पहले क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि बिजनेस पहले से चला आ रहा था, बस हमारे पास कितना पैसा है कैश वो लिखा हुआ है, कि कमेंसमेंट दिया हुआ है?
और कमेंसमेंट वाले टाइम पे कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर तो पैसा तो बढ़ रहा है। बट ये कमेंसमेंट के टाइम का कैश है, तो जो हमारा कमेंसमेंट टाइम पे कैश आता है उसमें क्या बोलते हैं? कैपिटल। टू कैपिटल बोलते हैं, है ना। और कैश लाया गया है तो जो अमाउंट है कहाँ लिखोगे? कैश। बैंक में नहीं। तो ये बहुत सिंपल था, बिकॉज पैसा लाया जा रहा है बिजनेस के अंदर तो पैसा तो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो ये तो फिक्स है कि रिकॉर्ड इधर होने वाला है। बस बिकॉज कमेंसमेंट का ये अमाउंट है तो उस टाइम पे हम वर्ड कराते हैं कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। ओपनड अ बैंक अकाउंट इन दीना बैंक बाय डिपॉजिटिंग 50,000। तो इसका पहले एंट्री फ्रेम कराओ, जन एंट्री। डेट क्या है? 3rd of May। इसका एंट्री क्या होगा? हमने एक तरह से पैसा जमा किया बैंक में और ओपन करा बैंक अकाउंट, तो पैसा कहाँ बढ़ रहा है? बैंक में। तो क्या बढ़ेगा? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। और क्या डिक्रीज हो रहा है? कैश। तो नीचे क्या आएगा? कैश। टू कैश। हाँ, एसेट्स बढ़ेगा तो ऊपर, डिक्रीज तो नीचे ना। कितना अमाउंट है? 50,000। अब इसका वो करो, क्या नाम है, पोस्टिंग। बिकॉज हमारे इस ट्रांजैक्शन में देखोगे ना, ऊपर और नीचे बोथ साइड बैंक एंड कैश दिख रहा है। तो जब इसको पोस्ट करते हो अपने कैश बुक में, हमने या तो मैंने पढ़ा था, बताया था लास्ट टाइम ना, कि जब हमें कैश और बैंक दोनों की बात करें, इन दैट केस कॉन्ट्रा एंट्री बनता है, जिसमें कि बैंक जो डेबिट में है वो कहाँ पे आ जाएगा? वो आएगा क्रेडिट में, तो लिखाएगा बाय बैंक। और जो कैश क्रेडिट में वो कहाँ पे आएगा? है ना। और जो अमाउंट है वो अमाउंट कहाँ लिखाएगा? ये जो अमाउंट है बैंक का वो लिखाता है कैश में, और जो अमाउंट है कैश का वो अमाउंट लिखाएगा बैंक में। इसी को हम बोलते हैं अपना कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ मेंशन कर लो सी, और मैंने फॉर्मेट में लिखा नहीं है, लेजर फॉलियो एंड वाउचर नंबर लिख लेना अपना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये रिपीट हुआ है बट जस्ट बिकॉज इंपॉर्टेंट है तो ढंग से जानो उसको। कॉन्ट्रा एंट्री में बेटर होता है गलती ना करने पाओ, तो पहले साइड में एंट्री फ्रेम कर लो, उसके बाद पोस्ट करो। और मैंने एंट्री कैसे बनाया है? जस्ट बिकॉज वी हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, तो बैंक बढ़ा होगा और दूसरा कैश घटा होगा, तो एज पर रूल्स ऑफ एसेट्स कि डेबिट वॉट कम इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, उसको मैंने यहाँ फॉलो किया। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ये सब सिंपल है। बॉट गुड्स फॉर कैश, पैसा गया होगा ना परचेस करते वक्त, तो जब डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ रिकॉर्ड होगा डेट कैश का 5th of May। हमने परचेज किया है तो यहाँ वर्ड क्या आएगा? परचेज। और पेमेंट हुआ है कैश में, तो जो अमाउंट है कहाँ लिखाएगा? बैंक में नहीं आएगा। इतना क्लियर है? ये तो सिंपल था। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने बेचा है तो पैसा आएगा, तो यहाँ पे आएगा टू सेल्स। ये सब रिपीट हो रहा है, इन्होंने पहले भी किया क्वेश्चन 3 और 2 में, 2 और 1 में सॉरी। कितना अमाउंट है? 13,500। और बेचा कैश में है तो अमाउंट जो है वो कैश में आएगा, बैंक में नहीं। नेक्स्ट पढ़ो, इसे सिंपल था। सोल्ड गुड्स टू मोहन 10,000, ही पेड 4,000 इन कैश एंड चेक फॉर द बैलेंस विच वॉज बैंक्ड। हमने बेचा है तो एंट्री क्या होगा? अब मोहन को बेचा है बट नाम भले दिया होगा, बट आगे बता दिया है कि उस 10,000 का पेमेंट हमको मोहन से मिल जा रहा है। कैसे मिल रहा है? कुछ कैश में और कुछ चेक के थ्रू, और वो चेक जमा कर दिया गया बैंक में उसी दिन। तो मतलब एक तरह से हमारे पास पैसा आ रहा है, और बिकॉज क्यों आ रहा है? सेल किया गया है। तो यहाँ लिखो अगेन टू सेल्स, दोनों सेम नहीं है, डेट अलग अलग है, जिसमें कि क्या हो रहा है? 4,000 कैश में आया एंड 6,000 कहाँ पे आ रहा है? बैंक। हमने क्यों लिखा डायरेक्टली बैंक में, क्यों नहीं लिखा चेक इन हैंड? क्योंकि उसी उसमें मेंशन्ड है कि इट वाज बीइंग बैंड ऑन द सेम डेट। तो ये सिंपल था ना, और नाम दिया है बट स्टिल हमने इसको क्रेडिट सेल्स नहीं माना। क्यों? क्योंकि कैश का बताया। क्योंकि आगे उसी अमाउंट का पेमेंट रिसीव की बात कह दिया था, पैसा आ रहा था। नेक्स्ट पढ़ो, ये तो 11 था। बॉट फर्नीचर एंड पेड बाई चेक, हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर, और पैसा जा रहा है तो यहाँ रिकॉर्ड होगा डेट क्या इसका? 13th। और हो क्या रहा है? हमने परचेज किया है गुड्स, नहीं क्या परचेज किया है? गुड्स वाले केस में
परचेज वर्ड यूज करते हो, बट जब एसेट्स परचेज करते हो तो एसेट्स नाम आता है, तो नाम क्या पे क्या है, फर्नीचर, और इसका पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, कैश, नहीं, चेक, तो जब पेमेंट चेक से हो रहा है तो मतलब इसका मतलब पेमेंट हुआ है बैंक से, ये ध्यान देना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पढ़ो, पेड कैश टू रमन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। इफ हमने पेमेंट किया तो पहले ये एनालाइज करो, कैश घटेगा बढ़ेगा, पेड किया कैश घटेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पोस्ट होगा डेट कैश का 14, और हमने पेमेंट किया है ना, जिसको पेमेंट किए हो उनका नाम यहाँ ले आओ, और पेमेंट भी जो हुआ है किस में हुआ है, कैश की बैंक, कैश, कैश टू रमन लिखा है, और जितना हमने पे किया है वो अमाउंट यहाँ ले आओ, 10, और वो जो डिस्काउंट की बात का है कि वी हैव रिसीव डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव करना, इट इज़ नॉट द कैश ट्रांजैक्शन, इसमें कैश की बात नहीं होती है, तुम क्या करेंगे, डिस्काउंट वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे, एंड जितना कैश रिसीव हो उतना ही लिखोगे। ये ध्यान देना कि कैश रिसीव हुआ 10,000 और 300 का डिस्काउंट था, मतलब हो सकता है कि रमन वॉज अवर डेटर ऑफ अमाउंट 10,300, जिसमें से 10,000 कैश मिल गया, बाकी 300 डिस्काउंट हो गया, तो जो डिस्काउंट नॉन कैश की बात उसको इग्नोर करो, बाकी जो कैश वाला पार्ट ना लिख दो सिर्फ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या लिखा है, पेड कैश टू रमन, ओ सॉरी आई एम सॉरी, हम क्या रिसीव बोले जा रहे थे, यहाँ पेमेंट हो रहा है ना, तो पैसा गया था रमन को, कि हमने 10,000 रमन को पे किया, मतलब ही वॉज अवर क्रेडिटर, हमने उनको पे कर दिया, और जो डिस्काउंट मिला हमको 300 का वो नॉन कैश की बात है, तो उसको इग्नोर करो, जितना पैसा हमने पे किया ओनली दैट सेगमेंट को वहाँ शो करा दो, सिंपल। और पेमेंट हुआ है कैश में तो लिखो कैश में। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, बॉट गुड्स ऑफ लीस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम कपिल। एक तो पहले कहा है ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट नेवर इंडिकेट कैश में हुआ डीलिंग, और दूसरी बात यहाँ पे कहीं कैश की बात कहा भी नहीं है, और तीसरी बात यहाँ पे नाम दे दिया है, तो हम क्या मानेंगे, तो हम इस पूरे ट्रांजैक्शन को ही, डेट क्या है 15th ऑफ मे, 15th ऑफ मे यहाँ लिखोगे कि सिंस 15th ऑफ मे जो है इट वॉज अवर बॉट है ना, तो क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन यह है हमारा, है क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों, कैश बुक में रिकॉर्ड होता है ओनली कैश के डीलिंग्स, जो भी कैश आया गया हुआ है उसमें आता है, बाकी यहाँ पे तो भाई कैश की बात ही नहीं है, और ये कैसे जान पाए हम लोग, बिकॉज यहाँ पे कैश लिखा नहीं है ना बैंक लिखा है, पर्सन का नाम दिया हुआ है, दैट्स वाई हमने इसको क्रेडिट मान लिया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, 17 पढ़ो, बॉट गुड्स एंड पेड बाई चेक। अच्छा ठीक है, इस बार तो कह दिया ना कि हमने सामान खरीदा है और पेमेंट कैसे किया है, चेक, तो डेट क्या है 17, परचेज किया है गुड्स, तो वर्ड क्या आएगा, बोलो, परचेज, परचेज, एंड पेमेंट हुआ है कैसे, चेक से, तो जब चेक से पेमेंट की बात कहे तो पेमेंट दिखाओगे बैंक में, और आगे एक बात और जोड़ दिया है, पेड कैरेज चार्जेस इन कैश, तो यहाँ पे 17 की डेट पे हमने एक और पेमेंट किया है, कैरेज चार्जेस, यहाँ लिखो कैरेज चार्जेस, कितना पेमेंट हुआ है, 200, और वो किसके थ्रू हुआ है, कैश के थ्रू, तो लिखो कैश में। ये ध्यान देना, गुड्स की बात थी तो उस कैरेज को वहाँ जोड़ मत देना परचेज के बीच में, लिखो अलग अलग, हाँ जब होता कोई एसेट्स लाइक मशीन एंड सो ऑन तब वो कैरेज में ऐड कर सकते हो, बिकॉज फिक्स एसेट्स को परचेज करते हो जो भी पेमेंट करते हो एक्स्ट्रा उसमें जुड़ जाता है, बट यहाँ लिखो अलग अलग। नेक्स्ट पढ़ो 19, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, प्रॉपरली लिखा है, बेचा गया है कैश में, तो अगेन लिखो टू सेल्स, बिकॉज पैसा कैश में आ रहा है, तो जो अमाउंट है कैश का कितना अमाउंट है 9,000 ही है, तो लिख दो कैश में। नेक्स्ट पढ़ो, सेल प्रोसीड ऑफ May 19, इसके ठीक ऊपर जो हमने अभी ऊपर बेचा है 9,000 का सामान, क्या लिखा आगे, और उस 9,000 सामान बेच के जो पैसा रिसीव किया 9,000 अपने पास कैसा है ना, लिख के दे रहा है वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो कैश, द अमाउंट विच रिसीव्ड ऑन 19th of May by selling the goods 9,000 rupees, that cash amount which we have received just above the इस ट्रांसफर ऊपर वो पैसा हम जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बताओ 19 नहीं डेट क्या है, 22 तारीख बात हो रही है, तो 22 तारीख का जो डेट है जो उस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या बोल रहा है, इस 9,000 को हम जमा कर रहे हैं बैंक में, तो क्या बढ़ेगा फिर से, बैंक, और क्या घटेगा, कैश,
तो ये तुम्हें एंट्री दोनों सेम दिख रहा है ऊपर ऊपर नीचे ना, बट अमाउंट अलग अलग है ना। तो अगेन इसका भी क्या बनेगा, कॉन्ट्रा एंट्री। कैसे, ये बैंक कहाँ जाएगा, 22 तारीख का है ना ये, यहाँ पे आएगा बैंक डेबिट है, यहाँ कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, बाई बैंक अकाउंट, अमाउंट जाएगा कैश में। यहाँ पे 22 तारीख का कैश क्रेडिट में है, तो कहाँ पे आएगा, ये आएगा डेबिट में, और अमाउंट लिखाएगा बैंक में, एंड इट्स बेटे यहाँ पे लिखो क्या, इट इज़ कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये देखो पता है एग्जाम में इस तरह का आता है ट्रांजेक्शन, जहाँ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कनेक्ट कर देता है कि जो पैसा भी ऊपर पाए हो उसको जमा कर दिया बैंक में, इस तरह कह सकता है कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ो 25 विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखो जब जब पर्सनल कहता है तो वर्ड क्या आता है, और पैसा निकाल रहे हो घटेगा बढ़ेगा, तो यहाँ रिकॉर्ड जाएगा 22 तारीख का, 25 तारीख का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा निकाला गया है ना, तो रीज़न क्या है, फॉर पर्सनल यूज़, तो वहाँ वर्ड क्या आएगा, ड्राइंग है ना। और क्या निकाला गया, बैंक से कि कैश, देख के बताओ कि कैश निकाला गया बैंक निकाला गया है। लाइन दोबारा पढ़ो, कैश निकाला गया बैंक से, तो अल्टीमेटली क्या घटा है, बैंक, हाँ। तो जो अमाउंट है 8,500 वो कहाँ दिखाओगे, बैंक। ये ध्यान दिया करो, कैश में कंफ्यूज कर दिया हुआ है, जोड़ दिया कि बैंक से पैसा निकाला गया, तो एट द एंड क्या घटेगा, बैंक। सिंपल, ठीक है ना। हाँ अगर बैंक नहीं कहा होता तब वो जो अमाउंट मैंने कहाँ लिखा है, बैंक में कहाँ लिखे होते फिर हम लिखते हैं, सिंपल था, कैश में लिखते हैं। नेक्स्ट पढ़ो 27 सोल्ड गुड्स टू मोहन, कहीं लिखा है कि मोहन को बेचा गया है कैश में कि कैसे, और नाम दे दिया है, तो हम क्या मान लें, क्रेडिट। एक बार को नाम अगर नहीं दिया होता तो तुम उसको कैश मान भी सकते हो, बट यहाँ तो कैश कहा भी नहीं है और नाम दे दिया है, तो व्हाट विल यू अज्यूम्ड, जो डेट है, डेट क्या है इसका 27 मई का, यहाँ हम क्या अज्यूम कर लें, दैट इट इज़ अ क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शंस, है ना। ओके नेक्स्ट पे आ जाओ 28 रिसीव 2 चेक फ्रॉम मोहन 8,000 का एंड फॉर 7,000 का, 2 चेक हमारे हाथ में आ गया 28 तारीख को। फिर कह रहा है पहला चेक जो 8,000 का था वो उसी दिन बैंक में क्या कर दिया गया, तो ये बताओ जब चेक आया और जमा भी कर दिया गया बैंक में, तो बैंक घटेगा बढ़ेगा, तो यहाँ पे आएगा एक एक करके। तो जो एंट्री है इसका 28 तारीख के नाम पे, डेट पे, पैसा दे कौन रहा है, मोहन, तो नाम यहाँ पे क्या आएगा, मोहन। और जो पैसा है वो 2 चेक था ना, जो फर्स्ट चेक था वो जमा कहाँ हो गया, बैंक में ना, सेम डेट पे, तो जो 8,000 है वो तो बैंक में आ गया, जो 7,000 का अमाउंट सेकंड वाला हमारा चेक है वो अभी इस दिन तो बैंक में जमा नहीं किया गया है। तो मतलब अगर देखा जाए तो 28 तारीख के दिन का जो चेक होगा जो जमा नहीं किया बैंक में, तो मतलब उसका एंट्री क्या बनेगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, ये इसका एंट्री बनेगा। जो अमाउंट हमारा बैंक में नहीं गया 7,000 का अमाउंट, ये है ना। जो चला गया बैंक में तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, और यहाँ पोस्टिंग भी हो गया। बट जो पैसा सेकंड वाले चेक का हमने भी जमा नहीं किया उसका एंट्री ये बनेगा। और तुम देख के बताओ क्या इसमें कहीं भी तुमको बैंक या कैश दिख रहा है, नहीं ना, तो ये अभी यहाँ पोस्ट तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, सेकंड चेक रिसीव फ्रॉम मोहन वो इंडोर्स टू कपिल, ये क्या होता है, ये देखो इस चेक को हमने क्या किया 29 तारीख को इस चेक को अपने से दूर कर दिए हैं, अपने से दूर किए टू चेक इन हैंड 7,000 का। लेकिन जब दूर किए भी तो जाके जमा नहीं किए बैंक में, अगर बैंक में दे दिए होते तो यहाँ लिखा था बैंक अकाउंट। हमने क्या किया, बैंक को देने के बजाय उस चेक को हैंड ओवर कर दिया, इंडोर्स कर दिया अपने किसी क्रेडिटर को, जिसका नाम यहाँ पे क्या था, तो मतलब यहाँ पे नाम किसका आएगा, जिसको हमने दिया चेक। दोबारा सुनो ध्यान से, अगर हमने इसी चेक को क्या किया होता, बैंक को देकर आए होते हैं, तो एंट्री बनता बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। बट जस्ट बिकॉज हमने इस चेक को अपने पास न रख के न बैंक को दे के अपने किसी क्रेडिटर दे दिया,
तो जिसको दिए नाम आ गया और 2 चेक इन हैंड। अब यहाँ पे एक सवाल है, क्या इन दोनों में कहीं बैंक दिख रहा है या कैश दिख रहा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तुम यहाँ पे कह सकते हो कि इन दीज 2 एंट्रीज, ये देखो ऐसे लिख सकते हो, ये देखो एंट्री क्या है 28 5 एंड 29 5। इन दोनों ट्रांजेक्शन्स में बेसिकली बैंक या कैश नॉट इन्वॉल्व, दैट्स वाई इसको यहाँ पोस्ट नहीं होगा। इसका एंट्री बनेगा, ध्यान देना, इस ट्रांजेक्शन का जनरल बनता है जो मैंने बना दिखा भी दिया, बट इसका यहाँ पोस्टिंग होगा। क्यों नहीं पोस्टिंग हुआ? बिकॉज ऑफ वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग था, पेमेंट कैश में बैंक में नहीं हुआ है। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब तीसरा पढ़ो क्या लिखा है, बैंक रिटर्न द चेक ऑफ मोहन 8000 एज ए डिसऑनर्ड। जो हमने भी बड़ा यहाँ मन से पहले चेक को जमा किया बैंक में और ये उम्मीद किया कि पैसा बैंक में बढ़ ही जाएगा, जमा करके आ गए थे, बट हुआ क्या? और जब रिटर्न होता है ना तो इसका ठीक अपोजिट कर दिया करो, एग्जैक्ट अपोजिट जो तुम यहाँ लिखे हो। बिकॉज अच्छा वो देख लो एंट्री डेट क्या है 30 तारीख का ना, हम इसका डायरेक्टली पोस्टिंग बता सकते हैं बट इट्स बेटर प्रोसेस समझो। ये बताओ, जब तुमको चेक मिला था मोहन से और तुमने जमा किया बैंक में, तुमने एंट्री क्या बनाया था? पैसा बढ़ गया था तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। जस्ट बिकॉज इंडोर्स हो गया, सॉरी डिसऑनर हो गया और पैसा नहीं मिल पाया बैंक में, तो जो तुमने बैंक अकाउंट डेबिट ये मान लिया पैसा आ ही जाएगा, वो तो आया नहीं, तो उस बैंक अकाउंट डेबिट को नीचे ले आओगे टू बैंक अकाउंट डेबिटेड। ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि जो पैसा तुमने अज्यूम किया था पैसा आने वाला है बैंक में, वो तो आया नहीं, तो तुम कैसे बैंक अकाउंट डेबिट ले सकते हो? तुमको उसको रिवर्स लाना पड़ेगा। और जिस मोहन को, नाम क्या था मोहन, जिस मोहन को तुमने चेक पाते वक्त क्लोज किया उसके नाम को क्रेडिट ले जा करके, बिकॉज अब वो डेटर हमारा पैसा नहीं दिया मुझे, हम दोबारा से उसको अपने क्या बना लेंगे? डेटर। मतलब इन शॉर्ट ये हो रहा है ना कि जो तुमने मोहन से चेक पाते ही यहाँ पे एंट्री बनाया था, इसका रिवर्स यहाँ कर दो, सेम बाई मोहन 8000। यहाँ पे हुआ क्या क्या? मोहन वॉज बीइंग अगेन मेड एज अ डेटर। दूसरा, जिस बैंक में तुमने पैसा पाने का अजम्पशन किया था नहीं मिल पाया, तो तुमने उतने ही अमाउंट से अपने बैंक क्या कर दिया? तुमने यहाँ पे बैंक को इंक्रीज करा 8000 से, बट पैसा तो आया नहीं बिकॉज डिसऑनर। तो हमने क्या किया, वापस से उस 8000 से डिक्रीज भी दिखा दिया ताकि न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? बैंक चार्जेस। ये बताओ, बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या करता है? पैसा को डिक्रीज या इंक्रीज क्या कराता है? देखो दो वर्ड्स हैं, बैंक चार्जेस और बैंक अलाउड। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो पैसा घटेगा तो इधर जाएगा एंट्री। बस ये ध्यान देना कि जब एंट्री यहाँ जाएगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बाई बैंक चार्जेस और कितना अमाउंट है, अब बैंक नहीं हुआ है तो बैंक में लिखाएगा 250। लास्ट पढ़ो, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इस बार पर्सनल यूज नहीं कहा है। और एक चीज इधर देखो, ये किस दिन हुआ है? 31 तारीख हुआ है ना, तो डेट लिख लो। पैसा कहाँ से निकाला जा रहा है? बैंक से। तो क्या घटेगा? तो नीचे क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट, ये बता रहे एंट्री। और दूसरी चीज़, ये पैसा निकाल किस बात कर रहे हो? फॉर ऑफिस यूज। जब जब पैसा निकालते हो ऑफिस पर्पस के लिए, तो एट दैट मोमेंट हमारे पास कैश आता है। यहाँ क्या लिखाएगा? कितना अमाउंट है? 3000। अब तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे कैश और बैंक दोनों वर्ड्स आगे फिर से एग्जैक्टली, बट कैसे? वही प्रोसेस। कैश लिखा है डेबिट में, तो कहाँ पे आएगा? इधर आएगा बाई कैश अकाउंट, और अमाउंट कहाँ लिखाएगा? बैंक में। और यहाँ पे टू बैंक, अमाउंट कहाँ जाएगा? कैश में, है ना। ये सारे जो पोस्टिंग मैंने किए हैं बेटा, देखो इतना बड़ा सवाल जैसा मैं नहीं था फिर से कह रहा हूँ, बस हम लोग सीख रहे हैं। तुम लोग को इतने वैराइटीज़ पे काम करना है। और ये मेरा भी तीसरा सवाल है इस चैप्टर का। हम लोग अभी इस तरह से मिनिमम 7-8 लगाएंगे, उसके बाद चैप्टर ख़त्म करेंगे हम। और कोई जल्दीबाजी नहीं है। आज तारीख हो 17 है, नियर अबाउट 25 अगस्त के पहले चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
और 2 से 3 क्लास इनफ है सब्सिडरीज का ख़त्म करने के लिए। तो उसके बाद क्या बचता है ट्रायल बैलेंस, वो भी हार्डली 1-2 दिन का है। मतलब जो मेरा टारगेट चल रहा है मेरे लेवल खुद पर्सनल लेवल पे, वो क्या है कि 30 अगस्त तक हम तुम लोग का ये सब खत्म कर लें। उसके बाद जब सितंबर आएगा वहाँ पे जो भी चैप्टर तुम्हारे स्कूल में चलेगा, लाइक बहुत स्कूल में चलता है BRS, तो वो पढ़ाएंगे हम। बट वो बात की बात है, पहले इतने फोकस करो बेटा। इसका बैलेंस किया जाए, बोलो सेम तरीके से। क्या तरीके से खाया था बताओ, याद है भूल गए? ना कैश पहले इन चारों साइड का जो कॉलम है टोटलिंग करना। टोटलिंग किया कोई? कर रहा है। इसका कर लिया है। कितना है? 10950 10 9500 इसका कर रहे हैं। चलो हम भी करते हैं, हम वहाँ कर लेते हैं। 8200 9000 8500 फिर 8000 3250, ये आ रहा है 36950। ये आ रहा है 33,000 बैंक। कितना? 33,000 ये जोड़ो नेक्स्ट वाला 50,000। तो यही है पता तो लिख तो लो कम से कम, माइनस तो करना रहेगा ना। 10,000 1200, ये आ रहा है 78,200 78। अब देखो जो मैंने प्रोसेस क्या बताया था, कैश की वैल्यू बात करो। यहाँ कैश लिखा 1,09,500, यहाँ लिखा 78,200। छोटा कौन है, बड़ा कौन है? ये वाला। तो इस बिग नंबर को अंदर लिखो 109,500, यहाँ भी लिख दो 109,500। अब देखो बिकॉज यहाँ पे ये छोटा है ना, जो गैप है माइनस करो 109,500 माइनस 78,200, दैट कम्स 31,300। कुछ हम लोग छूटे हैं क्या, गलती की है क्या? सर आप कुछ छोड़े हैं कहाँ पे मैच करो? 73 वाले में 73 क्या है? हाँ इसमें तो इसका छोड़ भी कैश का बताओ बैलेंस कितना आ रहा है? कैश का देखो हम लोग कोई एक अमाउंट छोड़ दिए क्या 6,000 का? देखो 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 चलो गलती मिल गया, हमने यहाँ जो था टोटलिंग गलत किया था। कितना आया था बताओ? 84,200, हालांकि तब भी वो छोटा ही है। अब जब गैप करोगे इन दोनों में कितना आ रहा है? 25,300 और वो जो बैलेंस आएगा उधर ही आएगा ना, इधर बाई बैलेंस CD एज अ बैलेंसिंग फिगर। और कितना बैलेंस आ रहा है? कहाँ के मार्कर लो, कितना बैलेंस आ रहा था? 25,300। ठीक है, इसी तरह अब कैसे हो गया हमारा? अब इसका निकालो बैंक वाला। इसका बैलेंस इधर जा रहा है ना, 73 बड़ा है तो 73 लिखा पहले बोथ साइड, और लिखने के बाद इन दोनों में एक माइनस करो, कितना आ रहा है? 36050। जो नीचे हम लिखवाते हैं ना, वो पता है कि लिखवाते हैं, सिर्फ सपोर्ट लिख करवाते हैं, बाकी बैलेंस तुम जैसे करो तुम्हारी मर्जी। बाकी हाँ इसमें देखोगे ना 2-3 चीज़ें थी, मैंने ये लिख के दिया है जो हमारे काम का चीज़ नहीं था, जो यहाँ पे रिकॉर्ड में नहीं किया। हम कुछ जगह पे एंट्री तक बनाए हैं ताकि एक सपोर्ट रहे क्वेश्चन को लगाते वक्त। हमारा एंड गोल था पोस्टिंग करना। और एक चीज़ देखो, इसमें क्वेश्चंस में देखोगे ना बहुत से ट्रांसलेशन थे, 18 के आसपास थे ना। एग्जाम में सब नहीं आता, फिर से कह रहा हूँ, उसमें लिमिटेड आएंगे, 10-12 ट्रांसलेशन देगा जो कि ईजिली पोस्ट हो जाता है और डायरेक्टली पोस्ट ना होता है। हम तुम्हें भी सिखा रहे हैं, तो तुम्हें एंट्रीज बनवा दे रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जहां हम डायरेक्टली भी करेंगे। नेक्स्ट सवाल जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे मतलब, तो वहाँ पे हम अब जो क्वेश्चन पिकअप करेंगे उसमें जीएसटी वाला पार्ट जोड़ के बताएंगे हम। तो पता उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तुम्हें जीएसटी का जो बेसिक आइडिया है जो हमारे काम का है इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में उतना बताएंगे, फिर न्यूमेरिकल लगवाएंगे। ठीक है, चलो इसको ढंग से देख लो, दोबारा इसको ट्राई करना अपने लेवल पे, सेल्फ ट्राई करने का। बाकी आगे हम लोग अब क्वेश्चन से हार्ड भी लगाने वाले हैं, अभी शुरुआत है, अभी तो 3 सवाल हुआ है ना, चीज़ें और आगे लगाना बाकी रह गया है। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।